नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के पेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य से संबंधित मैं इस टॉपिक पर आज चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ा सा आज लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि दो तीन हम अलग अलग टॉपिक को ले करके इस सेशन में लाए हैं ताकि आपकी क्लासेस जो है जल्दी खत्म हो जाए। बायोलॉजी की क्लास चल रही है आपकी। चलिए हम शुरू करते हैं। भोजन और पोषण वाले टॉपिक से हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए भाई, कोई भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, आप सभी साथी जान रहे हैं, तो हमको उससे क्या मिलती है? पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। और इन पोषक तत्वों की जब हम बात करते हैं, किसी भी प्रकार की हम जब भोजन को ग्रहण करते हैं, तो जो पोषक तत्व हमको मिलता है उस भोजन को ग्रहण करने से, उनमें से ये 5 प्रकार के पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है। और क्या क्या पोषक तत्व हमको प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये 5 प्रकार के पोषक तत्व हमको भोजन ग्रहण करने के बाद मिलता है। देखिए, भोजन भी एक प्रकार का नहीं होता है ना। हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम चौरत ला खाथन भात बना के, है ना, इसमें थोड़ी है भाई। तो कई प्रकार की चीज हम ला खाए ला पड़ते, है ना। कभू कभू फूल गोभी खाथन, कभी कभी मन का है मछली, मांस मछली मटन वगैरह भी खाथन, है ना। वसा, प्रोटीन, सबके अलग अलग जो है सब्जी होते हैं, वो में अलग अलग फिर मात्रा भी पाए ला मिलती, ठीक है। तो सब्जी और सब्जी की जो मात्रा है ना, तो भोजन से हमको प्रोटीन मिलती है, पोषक तत्व की जो प्राप्ति होती है ना। तो इसी पर हम एक एक करके बात करें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पर हम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसको, कौन से भोज्य पदार्थ को खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, इस पर मैं बात कर रहा हूं। तो इसके स्रोत देखो, फल, मेवे, अनाज। अनाज जैसे चावल वगैरह हम खाते हैं ना, तो चावल खाने से हमको किसकी प्राप्ति होती है भाई? कोई भी अनाज खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। फल खाने से भी हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। मेवा वगैरह हम खाते हैं ना, इससे भी हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अब अनाज में चावल वगैरह हम खाते हैं, तो हमको देखो, अभी हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम चावल खाते हैं, यहां से हमको मिल गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या मिल गया? ये जो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है हमको यहां से मिल गई, चावल से। आप देखो, आप जो भी खाते हैं ना अपने घर में, उससे इन 5 पोषक तत्वों को आप करके देखेंगे, आपको किस चीज की कमी है या कौन सी चीज आपको अपने खाने में नहीं मिलता, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आज के इस वीडियो में। देखो भाई, अब अनाज, फल, मेवा खा रहे हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी मिल रही है, ठीक है। इससे कितना जो है कैलोरी, ऊर्जा मिलती है हमको, तो देखो, यह जो है ऊर्जा के स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा के स्रोत है। और 1 ग्राम जब 1 ग्राम कोई भी वस्तु जलता है, अर्थात भोजन, तो 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम के जलने पर 4 कैलोरी, तो 1 ग्राम जब हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है शरीर को, तो 4 कैलोरी जो है ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कार्बोहाइड्रेट। अगली बात करते हैं हम दूसरा। इसमें देखो, दूसरा आता है वसा। अभी मेरे दोस्त, यहां पर जब बात आती है वसा की, तो मैं आपको बता दूं, जो वसा है ना, उसको एक तरह से तेल की तरह आप समझे, ऑयली जिसको हम कहते हैं वसा। अक्सर आप देखेंगे कई कई जन के मुंह कान है ना चिपचिपा तेलहा तेलहा दिखत रहे। अक्सर आप मन गौर करे हुई है, मोटापा आथे, अक्सर आप मन गौर करे हुई है। तो ये सब किसके वजह से होता है भाई? मोटापा आ रहा है शरीर में, तो ये इसी वसा की वजह से हमको होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम जब जलता है तो 9 कैलोरी ऊर्जा वसा के रूप में हमको प्राप्त होती है, ठीक है। और ये त्वचा के निचली सतह का निर्माण करता है। मैंने अभी कहा, त्वचा जो ऊपर में हमारी जो चमड़ी दिखाई दे रही है ना, ये हमारी त्वचा है, ठीक है। अब त्वचा की ऊपर मतलब यही जो देखो, त्वचा के निचली सतह कहा जा रहा है ना, त्वचा के ऊपर मतलब वही चमड़ी ही त्वचा है। उसके निचली सतह मतलब जो फुलाव है पेट का, है ना, मतलब मोटल्लू हो गएगा इसे कथन ना हमन। तो त्वचा का जो फुलाव है ना, यही त्वचा के निचली सतह का निर्माण कर रहा है, वसा है, ठीक है। एक चीज और याद रखो, वसा की कमी से त्वचा रूखी होने लगती है और अधिकता से
मोटापा। इसका बढ़िया से उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। ठंड का दिन चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और ठंडा के दिन में आप मन देखे हुए कई जन के मुंह काना खसखसवा हो जा रहे थे, सादा सादा उपकत रहे। काबर उपक थे जी, काबर सादा सादा दिखते? वसा के कमी की वजह से, समझ रहे हो ना, वसा की कमी की वजह से जो है हमको त्वचा जो है रूखा दिखने लगता है, सूखा दिखने लगता है, समझ रहे हैं ना। और जब वसा की अधिकता आ जाती है तो हमें मोटापा की समस्या अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो ये वसा की वजह से होता है, चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड आते हैं प्रोटीन। अब बात करें प्रोटीन की, तो देखो प्रोटीन कैसे कहां से हमको मिलेगा, तो कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण। ये प्रोटीन करता क्या है पहले इसको जानो। हमारे शरीर में या हमारे शरीर को जब प्रोटीन मिलता है तो ये प्रोटीन ऊतक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई? ऊतक का। अब ये जो ऊतक है, ठीक है, इसका निर्माण इसी प्रोटीन की वजह से होता है। और प्रोटीन मिलता किससे है? तो मांस। देखो आप जो मांसाहारी जीव खाते थे, मछली है ना, जैसे दाल वगैरह आप खाते हो, दाल से भी प्रोटीन की प्राप्ति होती है, मछली की भी प्रोटीन की प्राप्ति होती है उनसे भी, और सोयाबीन से भी आपको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अब आप यहां पर देखोगे कई सारे ब्राह्मण जो ऐसे भी होते हैं हमारे साथी, जो कि शाकाहारी है ना, जो कि शाकाहारी है। अब उनको, वो तो मछली खाते नहीं है, अब उनको प्रोटीन कैसे मिलता होगा? तो भाई यहां पर दाल से भी आप प्रोटीन प्राप्त कर सकते हो। जरूरी है क्या कि आप मांस मछली खाओगे तभी आपको प्रोटीन मिलेगी? नहीं ना, क्योंकि दाल से भी आपको यहां प्रोटीन मिल रही है, सोयाबीन आप खा रहे हो उससे भी आपको प्रोटीन की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, अब यहां प्रोटीन की जब कमी हो जाती है किसी व्यक्ति में तो क्वाशियोरकर रोग होता है। अब ये क्वाशियोरकर रोग कैसे होता है भाई? तो बच्चों में शारीरिक जो विकार है इसमें उत्पन्न होता है ये जो क्वाशियोरकर रोग से। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पोषक तत्व में। चौथा पोषक तत्व आता है खनिज लवण। देखो अब खनिज लवण नाम से स्पष्ट है भाई, लवण मतलब नमक, समझ रहे हो ना। नमक मतलब समझ ही जाओ मेरे दोस्त। अब इसी में आता है आयोडीन। खनिज लवण के ही अंदर आपका आयोडीन आता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए ये आयोडीन आवश्यक है भाई। आयोडीन की कमी से याद रखना अक्सर जब आप नमक यूज करते हैं ना तो आयोडाइड नमक यूज करना चाहिए। आयोडीन की जब आप कमी कर लेते हो तो आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग मतलब गला फूल जाता है, समझिए, है ना, एक प्रकार का। ठीक है, इसी में आता है खनिज लवण में ही आयरन, और आयरन मतलब हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, रक्त। अब जो है अब आयरन की कमी से एक तो एनीमिया रोग होता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होया, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हुआ, अर्थात खून की कमी हो जाती है। और खून की कमी ना हो इसके लिए हमको हरे हरे पत्तेदार सब्जी, पालक सब्जी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों का यदि आप सेवन करते हो तो हमको क्या है भाई, एनीमिया नहीं होता। ठीक है ना, तो आपको एनीमिया की कमी से बचना होगा। और एनीमिया की कमी से आप कैसे बचोगे, इसके लिए आपको हरे पत्तेदार सब्जी का उपयोग करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं खनिज लवण में आता है सोडियम। अब शरीर में जल की मात्रा और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करता है सोडियम। समझ रहे हैं ना, सोडियम मतलब एक तरह से ये भी नमक है ना मेरे दोस्त, क्योंकि नमक बनता ही सोडियम से है। NaCl नाम जानते होंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड, यही नमक है मेरे दोस्त। ठीक है, तो सोडियम शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करेगा, हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, इसी में आता है फास्फोरस, और ये फास्फोरस क्या करता है, हड्डी का निर्माण करता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। याद रखना हड्डी का निर्माण कौन करता है भाई, फास्फोरस। इंपॉर्टेंट है, ये भी हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त बायोलॉजी के लिए। ठीक है, इसी में आता है कैल्शियम,
और कैल्शियम से क्या होता है, हड्डियां और दांत जो है, दांत की मांसपेशियां, ये सब मजबूती कैल्शियम से मिलती है, हड्डी को मजबूती फास्फोरस से मिलती है। ठीक है ना। चलिए आगे, पांचवा क्या है पोषक तत्व, वो है विटामिन और लवण। ठीक है, लवण अभी हमने देख लिया। अब विटामिन देखते हैं, ये पांचवा है मेरे दोस्त। ठीक है, पांचवा पोषक तत्व है विटामिन, और विटामिन को भी हमको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि विटामिन से आपके क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के गारंटेड है भाई, बनता है, मैं बता दूं आपको। ठीक है, आप सहायक शिक्षक वाले तो खैर शिक्षक वर्ग 2 की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सहायक शिक्षक के साथी के लिए भी जो है ये वाला चैप्टर है पर्यावरण में। ठीक है, तो आता ही है भाई। चलिए बात कर लूं मैं विटामिन की, कि विटामिन क्या होता है। यहीं से एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था सीजीटेट की परीक्षा में। देखो विटामिन है क्या, तो यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। क्या है विटामिन? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो कि शरीर की सामान्य वृद्धि और रोगों से रक्षा करता है। मैंने अभी कहा भाई जो जितने भी विटामिन हैं वो शरीर को स्फूर्ति देगा, ताकत देगा, और शरीर को सुचारू रूप से बिना रोग के, अर्थात रोगों को नष्ट करने में, रोग से हमारी शरीर की रक्षा करती है। कौन? आपका विटामिन। ठीक है, अर्थात विटामिन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हम रोगों से लड़ सकते हैं, लड़ पाते हैं। ठीक है, विटामिन की प्राप्ति भोजन के माध्यम से होता है, अर्थात बाह्य स्रोत से होता है भाई। चाहे हम अलग अनेक तरह के फल फूल खाते हैं या कुछ भी चीजें खाते हैं जो बाहर से हमको हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है, तो ये बाह्य होता है ना, बाह्य स्रोत से इनको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, विटामिन शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले 1911 में सी फंक ने किया था। किसने किया था भाई? तो सी फंक ने विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, उसी के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन के प्रकार की। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं विटामिन के प्रकार की। विटामिन जो है, एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। देखो कुछ विटामिन हमको ऐसे मिलेंगे जो जल में घुल जाता है, और कुछ विटामिन हमको ऐसे भी मिलेंगे जो कि वसा में घुल जाता है। देखो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी विटामिन्स हैं जो कि जल और वसा अलग अलग जो है घुलनशील होता है। सबसे पहले देखिए जल में घुलनशील विटामिन जो कि बी और सी होता है। याद रखना भाई इस बात को, जैसे नींबू विटामिन सी है ना, नींबू को निचोड़ के आप जल में घुलोते हो तो जल में घुलता है कि नहीं घुलता है मेरे दोस्त? घुल जाता है, खट्टा चीजें है ना भाई। और वसा में घुलनशील ए, बी, ई, के, बाकी जितने विटामिन हैं बी और सी को छोड़ करके सभी विटामिन जो है वसा में घुलता है। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। याद रखना जल में घुलनशील विटामिन अगर पूछा जाए तो बी और सी को बोलना है। वसा में घुलनशील विटामिन यदि पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आपको ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन जो है होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इन्हीं विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन, उनके होने वाले रोग और आहार, ये एक टेबल के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है और उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं साथियों। ठीक है, चलिए देखिए, एक तरफ विटामिन है, एक तरफ रासायनिक नाम भी है उसका, और कमी से कौन सा रोग होता है और इनके स्रोत क्या खाना हमको चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लूं यहां पर विटामिन ए। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम रेटिनॉल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, और रेटिनॉल की कमी से अर्थात विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आप सभी जानते हैं रतौंधी रोग। अब रतौंधी रोग क्या है भाई, तो इस पर हम ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी साथी जान रहे हैं ज्यादा नहीं आता अंदर से, बेसिकली चीजें ही, इसलिए मानव शरीर से संबंधित बहुत सारा है, बेसिक चीजें ही आपके सिलेबस में है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसके प्रमुख स्रोत अर्थात
हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो, रतौंधी रोग ना हो, इसके लिए हमको आम खाना चाहिए, पपीता, गाजर जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। चाहे आम हो, पपीता हो, गाजर हो, इन सब का यदि हम सेवन करते हैं तो हमको विटामिन ए की कमी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1, अब विटामिन बी इसको हम बोल सकते हैं तो थायमिन, थियामिन या थायमिन भी बोल सकते हैं। तो विटामिन बी का केमिकल नेम है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। याद रखना, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और इसके लिए हमको फल के छिलके खाना होगा। तो फलों के छिलके से हमको विटामिन बी मिलता है मेरे दोस्त। विटामिन बी में बी1 होता है, बी2, बी5, बी6 और बी12। ये 5 प्रकार के विटामिन बी होता है। विटामिन बी1 में थायमिन, विटामिन बी2 में देखो सबका अलग अलग है, ठीक है, सबका अलग अलग है। बी2, बी5 तो राइबोफ्लेवाइन जो है इसका बी2 का केमिकल नेम है और इससे छाला होता है, जो हमारे मुंह में छाला होता है ना साथियों, वो विटामिन बी की कमी से होता है। याद रखना, विटामिन बी की कमी से हमारे मुंह में छाला होता है और हम नासमझ क्या बोलने लगते हैं कि गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन विटामिन बी2 के वजह से हमारे मुंह में छाला होता है। इसको हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी5। देखो कई सारे साथी हंस रहे होंगे भाई, लेकिन कैसे करोगे? जो चीजें हैं आप रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलिए, आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है। विटामिन बी5 पर आइए। देखो अब नियासिन, जिसमें विटामिन, इसका केमिकल नेम बी5 का, ठीक है, और इसकी कमी से पेलाग्रा होता है, ठीक है। क्या होता है भाई? पेलाग्रा होता है। विटामिन बी6 पायरिडो की कमी से एनीमिया रोग होता है। और थर्ड, इसमें बी12 हमें देखो, बी12 में एनीमिया, इससे भी वही होगा, ठीक है। साइनोकोबालामिन इसका जो है केमिकल नेम है। अब ये आपके सामने यदि क्वेश्चन में आता है, सर आपके सामने ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि सर ये तो 5 ठो आप दिखाई दे रहे हैं विटामिन बी, अब बी हा 5 भाई हवा, अब एक रोग कायल हमन मानबो, अत्यकन रोग थोड़ी है, लेकिन बेसिकली जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका बेरी बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, और फल के छिलके का सेवन इसमें करना है। ये आपको ज्यादा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं विटामिन सी, जिसको एस्कार्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह केमिकल नेम है विटामिन सी का, एस्कार्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग से यदि हमको बचना है, विटामिन सी से हमको बचना है, तो नींबू, आंवला आदि का सेवन करना होगा, खट्टी चीजों का आपको सेवन करना होगा। देखो हमने कहा विटामिन बी और विटामिन सी ये किसमें घुलनशील होता है भाई? जल में घुलनशील होता है। मैंने अभी कहा जैसे आप नींबू को घुलो के देख लो, वो जल में घुल जाता है। आंवला भी आपका जल में घुलेगा भाई, उससे भी रस निकलता है ना। रसीले चीजें अक्सर जो है खट्टी होती है, ठीक है। हाँ चलो, उसके बाद देखो, उसके बाद आता है विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो देखो कैल्सीफेरॉल, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन डी, जिसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। आपको यदि रिकेट्स नामक रोगों से बचना है तो आप कोशिश करें सूर्य के प्रकाश। अब यहाँ लोगों के मन में सवाल आ रहा है, उनका माथा ठनक रहा है कि सर सूर्य के प्रकाश कैसे लेबो? तो मैं आप मतलब बता देता संगवारी हो, सूर्य के प्रकाश के मतलब का है, जब भिन्न 7-8 बजे हल्का हल्का धूप निकलते ना, सुबह के प्रकाश बहुत ज्यादा फायदेमंद होते, एक दवाई की तरह काम करते संगवारी हो। तो विटामिन सी की कमी ला दूर करना है, आप मतलब रिकेट्स मत होए, एक लिए सुबह के जो प्रकाश होते ना, हल्का हल्का आधा घंटा आप प्रकाश ले सका था, पीठ कोती प्रकाश को देख के 2 मिनट बढ़िया से आप मन कर सकता है ना, एक से आप मन ला लाभ भी मिलते, ठीक है भाई। तो अब विटामिन ई की कमी से क्या होता है, इसको देखो, टोकोफेरॉल,
विटामिन ई जिसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और टोकोफेरॉल से इसकी कमी से क्या होता है भाई, प्रजनन क्षमता में कमी आती है। किसमें आती है? प्रजनन क्षमता में कमी आती है। अब इसकी कमी से हमको कैसे निपटना होगा? तो अंकुरित अनाज का सेवन करें। अंकुरित मतलब समझते हो भाई, जरिया वाला चना, जैसे जरी वाला चना खाता ना, खैरी चना वाला, और जैसे ट्रेन वगैरह में हम जात रहन, मेला ठेला मेला मड़ई में जाथन तो जरियाए वाला चना मिलते। हाँ, तो ये ज्यादा आप सेवन करो। और मैं सही बताऊं दोस्तों, अक्सर हम जब बाहर में रहते हैं ना, तो हमको ऑयली चीजों से तो बिल्कुल बचना चाहिए, बल्कि हमको इस तरह से जो जरी वाला जो चना है, अंकुरित चना है, आप कोशिश करो ऐसी चीजों को खाओ। ये नेचुरल चीजें हैं, आपको शरीर पर अच्छा प्रभाव डालता है। जबकि हम ऑयली चीजों की ओर जाते हैं, जबकि दुकान या घर के बाहर की ज्यादा हम चीजें खाते हैं ना, उसको हमारे शरीर पर उसका बुरा ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो अक्सर आप कोशिश करें अंकुरित चना खाएं, इससे आपको भी फायदा होगा, विटामिन ई की कमी को भी आप दूर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है विटामिन के। अब विटामिन के की कमी से रुधिर थक्काकरण हो जाता है, अर्थात जब ब्लड निकलता है ना तो थक्का नहीं जमता, इस तरह की रोग होती है। और इससे बचने के लिए हमको पालक भाजी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये है विटामिन्स और विटामिन्स के कमी से होने वाले रोग, उनके प्रमुख स्रोत और केमिकल नेम, रासायनिक नाम। ठीक है भाई, आई होप ये केमिकल नेम और विटामिन्स आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे हम अकार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे, अकार्बनिक पोषक तत्वों की बात करेंगे। हमने कार्बनिक पोषक तत्वों को देखा अभी, हम अब बात करते हैं अकार्बनिक पोषक तत्वों की। तो अकार्बनिक पोषक तत्वों में ये जो है शरीर के रचनात्मक तत्व कहलाता है, जो अकार्बनिक पोषक तत्व है। ठीक है, अर्थात ये शरीर की रचना में सहायक है, हमारे शरीर को रोग से बचाता है और इसके विकास में भी ये सहयोग करता है। जैसे कैल्शियम, भाई मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा ना। अब यहां पर कैल्शियम की कमी से जो हमारे दांत कमजोर होता है, हमारी हड्डी कमजोर होता है, लेकिन यहाँ शरीर में कैल्शियम, देखो दांतों में कैल्शियम होती है ना, ये अस्थि और दांत दोनों का निर्माण करता है। जो हड्डी जैसे हमारे रहते हैं ना, तो ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करेगा, हमारे दांतों के एनिमल्स को भी ये मजबूत करता है। हृदय की धड़कन को ये कैल्शियम जो है संचालित करता है, रक्त के जमने में सहायता करता है और एंजाइम के स्त्रावित होने में भी ये सहायता करता है। अब कैल्शियम हमको क्या खाने से मिलेगा भाई? तो देखो, कैल्शियम के लिए आपको दूध, दही, मक्खन, हरे हरे पत्तेदार सब्जी का उपयोग करना चाहिए। आप दूध खाओ, दूध पियो, दही का सेवन करो, मक्खन खाओ, या हरे हरे साग सब्जी का आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए जरूरी है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं फास्फोरस। अब ये जो फास्फोरस है, देखो यह कैल्शियम के साथ मिल करके ये भी वही काम करता है जो कैल्शियम करता है, अर्थात ये भी हड्डियों को, दांतों को मजबूती देता है। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी ये फास्फोरस सहायता करता है, पचाने में सहायता करता है। रक्त में जो उपस्थित अम्ल क्षार के संतुलन में भी ये इफेक्टिव है, प्रभाव डालता है। और हमको फास्फोरस हमको कहाँ से मिलेगा, इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो सबसे ज़्यादा जो फास्फोरस है हमें मछली से मिलता है भाई। ठीक है, दूध से मिलता है, और जितने भी मांसाहारी चीज़ें हैं ना उनसे हमको मिलता है। साथ ही साथ हरी सब्जियों और अंडा का जो पीला वाला भाग होता है ना, उससे भी हमको फास्फोरस की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं लोहा। अब ये लोहा है क्या, किससे मिलता है? तो शरीर में लोहा मतलब ये जंक वाला लोहा नहीं है मेरे दोस्त, है ना, याद रखना। लोहा मतलब हीमोग्लोबिन, लोहा मतलब खून। तो इसमें हीमोग्लोबिन, शरीर में जब लोहे की मात्रा आती है तो हीमोग्लोबिन बनता है, अर्थात रक्त बनता है, खून बनता है, ब्लड बनता है। और लोहे की कमी से अरक्तता, अर्थात जब हमारे शरीर में लोहे की कमी होती है ना, तो शरीर में खून की कमी हो जाती है।
और खून की कमी को दूर करने के लिए हमारे शरीर में लोहे की मात्रा का होना आवश्यक है। और लोहे की मात्रा मिलेगी कैसे? हरी पत्तेदार सब्जी। इसमें देखो, इसमें लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूं ना। हरी पत्तेदार जो सब्जी है उसका आप उपयोग करो, शरीर में लोहे की कमी दूर होगी, हीमोग्लोबिन की कमी दूर होगी। ठीक है, हरे हरे सब्जी का आप उपयोग करो। अब देखो, यहां पर जब रक्त की बात आ रही है तो महिला और पुरुष में कितने कितने होना चाहिए रक्त की मात्रा? तो महिला में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml महिला में होना चाहिए रक्त की मात्रा, और पुरुष में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml पुरुषों में लोहा होना चाहिए, मतलब रक्त की मात्रा हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति, देखो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, लोहा की कमी को दूर करने के लिए हरे पत्तेदार सब्जी मैंने अभी बात किया है। एक व्यक्ति एक दिन में 20 mg लोहा आवश्यक। देखो, एक व्यक्ति जो है एक दिन में 20 मिलीग्राम लोहा उसके शरीर के लिए आवश्यक होती है, ताकि शरीर में खून बनती रहे। समझ रहे हैं ना? तो 20 mg लोहा एक दिन में एक व्यक्ति को लोहे की जो तत्व है शरीर में होना आवश्यक है। ओके, अगला आता है अकार्बनिक यौगिक में, अकार्बनिक तत्व में आयोडीन। अब आयोडीन, ये थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है भाई। आयोडीन की कमी से मैंने इसके जस्ट पहले बताया घेंघा होता है, और इसके लिए आपको आयोडीन नमक का उपयोग करना होगा, आयोडाइड नमक का। ठीक है, सोडियम जो है हार्ट बीट को संचालित करता है, बीपी ब्लड प्रेशर को संचालित करता है। ठीक है, शरीर में जल की मात्रा को भी कंट्रोल करता है, और इसके लिए शरीर में सोडियम की कमी को दूर करना है तो आपको मांस, मछली, अंडा, नमक आदि का आपको सेवन करना होगा मेरे दोस्त। ठीक है ना? तो इससे आपको मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। थोड़ी सी इसमें एक और इंफॉर्मेशन आप टीकाकरण को लेकर ध्यान में रख लेंगे। देखो, मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी, बैक्टीरिया आदि की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन आपको याद है, आपने पढ़ा हुआ है। बीसीजी की खोज जो है, हाँ चलो देखो भाई, पेनिसिलिन की खोज एडवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बीसीजी की खोज यूरिन कॉलमेट ने की थी। और पोलियो वैक्सीन की जो खोज है, तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास सॉक ने, अल्बर्ट साबिन, दोनों ने मिलकर जो है की है। और रेबीज की खोज लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब आगे हम बात करेंगे मानव शरीर के तंत्र की। तो भाई, मानव का जो शरीर है किसी न किसी तंत्र से मिलकर बना ही है ना? मानव शरीर कितने तंत्रों से मिलकर बना है? तो मैं बेसिकली बात करूंगा मानव शरीर की संरचना की। तो बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, कई सारे बोलते हैं कि 8 प्रकार के तंत्र होते हैं, लेकिन मुख्यतः मैं आपको बता दूं, ठीक है, मुख्यतः 8 प्रकार के तंत्र से मिलकर बना होता है। जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। मानव शरीर मुख्य रूप से 8 तंत्र से बना है, जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और जनन तंत्र। ये 8 तंत्र से मिलकर बना है, लेकिन इसमें हम रक्त इत्यादि को भी पढ़ेंगे। कुल हम 11 के पढ़ेंगे, हालांकि 8 ही मेन है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम जो मुख्य 8 है उसको तो पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ चीजें और है, मैंने उसको भी इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपके एग्जाम में छूटे मत। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं पाचन तंत्र की। पाचन, भाई ये तो नाम से स्पष्ट हो जाता है ना क्या है पाचन तंत्र, ये तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए आगे, मेरे ख्याल से साथियों इस चैप्टर को हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में करेंगे मानव शरीर की संरचना की, मानव शरीर के जो तंत्र हैं। ठीक है, मानव शरीर के तंत्र को हम कल की सेशन में करेंगे, कल की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।